नमस्कार। एजेंडा में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में आज रोहिंग्या केस की सुनवाई में डबल बेंच ने घुसपैठियों के मामले में काफी तल्ख टिप्पणी की है। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता से तीखे सवाल किए। सीजेआई ने कहा कि क्या चाहते हैं, बॉर्डर पर घुसपैठियों का रेड कारपेट वेलकम किया जाए? केंद्र के पास उन्हें शरणार्थी घोषित करने का अधिकार है क्या? घुसपैठ कर भारत में आए और फिर अधिकार मांगे, ये कहां का औचित्य है? देश धर्मशाला नहीं है। भारत में पहले ही करोड़ों गरीब हैं, पहले उनका भला होगा। घुसपैठियों की बार बार पैरवी क्यों की जा रही है, इसी पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह जी होंगे, भाजपा से प्रवक्ता शमसी आजाद साहब होंगे, साथ में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजवीर सिंह जी भी होंगे। पहले घुसपैठियों पर क्या कुछ दो लोगों ने क्या कहा वो सुन लीजिए। इस तरह की का उन्होंने ये करना, कमेंट करना बिल्कुल गलत बात है। ऐसा है कि बीजेपी के नेता जिस ढंग से बोलते हैं, आरएसएस के नेता जिस तरह से बोलते हैं, उसी तरह वो अगर चीफ जस्टिस इस तरह से बोले तो बिल्कुल गलत है। मैं चीफ जस्टिस का आदर करता हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। उनके पोस्ट को वो शोभा नहीं देता। आज एक बैठक हम लोगों ने अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर अभियान की समीक्षा के लिए हम लोग बैठे हैं। एक संवैधानिक व्यवस्था है, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया है और ये 20 वर्ष बाद ये अभियान प्रारंभ हुआ है। आंशिक अभियान लगातार हमेशा हर वर्ष होते रहे तो पात्र मतदाता मतदाता सूची का हिस्सा बने और अपात्र मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जाए, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। ये सरकारी काम है, आयोग इसका निर्देशन कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हम लोगों ने BLA1 BLA2 बनाए हैं, वो भी सजगता से इस अभियान के साथ जुड़े हैं। ये सच्चाई है। रवि प्रताप साहब, आपसे ही शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उस पर तल्ख टिप्पणी आपके हुसैन साहब हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। वो तमाम सारी चीजें उन्होंने कही हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जानी चाहिए क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर विषय को बड़ी तन्मयता से देखा है, क्योंकि आपने देखा था कि 1971 में जब वहां शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बन रही थी तो वहां कत्लेआम किया पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने, तो वहां लाखों की संख्या में लोग भाग के आ रहे थे और हमारे लिए जीवन और जीविका का प्रश्न खड़ा हो गया था, जिसके कारण कि एक युद्ध लड़ना पड़ा और युद्ध लड़के हमने बांग्लादेश को तोड़ा भी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चूंकि वहां गरीबी बहुत ज्यादा थी तो हमारे यहाँ वहां से पलायन करके लोग किसी न किसी तरीके से, बाढ़ लगी नहीं थी तो घुसपैठ करते रहे। और घुसपैठ और शरणार्थी में बड़ा रचनात्मक अंतर होता है। जब कोई विधिक तरीके से आपके देश में आता है तो आप उसे शरण देते हैं तो तब शरणार्थी कहलाते हैं। जैसे उनके यहाँ से अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आए थे, वो एक विधिक प्रक्रिया है। लेकिन जब आप बालात तरीके से चोरी करके किसी देश की सीमा में जाते हैं तो आप अपराधी की तरह से वहां रहते हैं। अब यहाँ आने के बाद आप किसी तरीके से लोग पोषित कर देते हैं उनको, मान लीजिए कि कुछ चीजें डॉक्यूमेंट मिल जाती हैं, वोट देना शुरू कर देते हैं। और अब तो देखिए कि उत्तर तरफ J&K तक जाकर के लद्दाख तक चले गए। तो उनको निश्चित रूप से निकालने का काम होना चाहिए। जैसे ट्रंप ने देखा कि एक भेड़िया लगा करके भेजा हमारे यहाँ, जबकि ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र हुआ करते हैं, वो कहते हैं। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के पास ऐसे लोग जो घुसपैठ करते हैं उनको शरणार्थी का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही संविधान में इसका कोई वर्णन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बताएं कि हमारे यहाँ गरीबी इस कदर व्याप्त है, जो लोग हमारे यहाँ 81 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे करके जिंदा रख रहे हैं, अब क्या इनको भी हम पाले और पोसे, उनको रेड कारपेट भी बिछा के उनका वेलकम करें? तो निश्चित रूप से जो 2004 से 2014 तक करीब 86,000 हम लोगों ने डिपोर्ट किया था और 2014 से 2025 तक केवल 66-67 इन्होंने डिपोर्ट किया। तो डिपोर्ट करने की भी एक अपनी विधा है कि आप उस देश से बात करते हैं और वहां डिपोर्ट करते हैं, लेकिन इस पे तन्मयता होनी चाहिए थी और काफी रचनात्मक तरीके से इस पे अगर काम होता तो आज ये बात न होती। और मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि
एनआरसी अपने देश में केवल एक प्रदेश में हुआ, वो प्रदेश था आसाम, और उस एनआरसी में 19 लाख घुसपैठिए आइडेंटिफाई हुए। ये अलग बात है कि उसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन ये सब तथ्य परख है और ये सब विधि परख है और वो जांचा परखा है, जिसमें 7 लाख बांग्लादेशी और 12 लाख नेपाली और भूटानी है। अब ये बताएं कि हम जिनकी जांच कर लिए एनआरसी करके एक एक आदमियों का, उन 19 लाख लोगों को हमने क्यों नहीं भेजा अपने यहां से? वो कार्रवाई तो हो जानी चाहिए। 19 से 25 आ गया, 6 साल हो गया। और सबसे मार्के की बात है राजेश जी कि अभी अभी जो एसआईआर आसाम में हो रहा है, तो 12 प्रदेशों में एसआईआर जहां हो रहा है और बिहार में हो गया, वहां तो 12 डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं, बीएलओ मांग रहा है, लेकिन आसाम में 22 पेज का जो आदेश निर्गत किया गया है, उसमें यह कहा गया कि बीएलओ जाएगा, घर में पूछेगा कि अच्छा सब कुछ ठीक है, आपके यहाँ कोई बाहरी तो नहीं हो गया एसआईआर। किसी डॉक्यूमेंट को मांगने का प्रावधान आसाम के एसआईआर में नहीं है। तो ये जो कथनी और करनी होती है सरकार की, इस पर निश्चित रूप से प्रश्न उठता है और हमें भी सोचने पे मजबूर कर देता है, आपको भी, देश के नागरिकों को भी, संविधान के रक्षक जो लोग हैं उनको भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। तो आज जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो देश के लिए बिल्कुल हितकर है, और एक भी घुसपैठिए हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विकसित राष्ट्र नहीं है कि हम उनको खिला सकते हैं। हम तो 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं भाई। तो इनकी जांच करके और बाहर भेजने का काम केंद्र सरकार का है। घुसपैठ होता है तो सीमा की रक्षा हमारे यहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्स है, आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कह सकते हैं, पैरामिलिट्री तो सिर्फ आसाम राइफल होती है, तो अब आसाम राइफल भी है, आपके यहाँ बीएसएफ भी है, कहीं कहीं जगह में आईटीबीपी भी है। तो इन सब जगहों पे आखिर घुसपैठ किस तरह से हो रहा है? मैं ये मानता हूं कि हर जगह आप बाढ़ नहीं लगा सकते, लेकिन अगर वास्तव में आप उनको चाहेंगे कि घुसपैठ न हो, तो इतनी मात्रा में घुसपैठ नहीं होगा। तो सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, नीति और नियति में आपके यहाँ एक तारतम्य होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो लोग जाते हैं मांगने के लिए उनके पीछे राजनीति करने की, भाई आप जो पीआईएल दाखिल करके कहते हैं कि उनको तो विधिक तरीके से हटाना चाहिए, मेरा उनसे भी प्रश्न है कि भाई उनको ये किसने अधिकार दिया कि ये घुसपैठिया जो चोर की तरीके से हमारे देश में आया, हमारी संसाधनों का अतिक्रमण करके जी रहा है, उसको आप कहते हैं कि मानवता की तरीके से भेजिए। जब वो मानवता की तरीके से, विधिक तरीके से घुसा नहीं, तो हम विधिक तरीके से भेजने की बात क्यों करें? क्यों विधिक तरीके से भेजने की बात करें? वो जिस तरह से घुस के आया उसको उसी तरह से बाहर करिए, क्योंकि यह देश बड़ी गुर्बत से जी रहा है और इस देश में ऐसे ही हमारे पास तमाम मुसीबतें हैं, तमाम परेशानियों का फराम है, हम एक फहरिस्त को लेके जी रहे हैं। तो इस तरह से इन लोगों को भी सोचना चाहिए। आज मेरे समय से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, सरकार को गंभीरता से सोचनी चाहिए, और तथाकथित लोग जो उनके मसीहा बने हैं उनको भी एक आईना दिखाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। ठीक बात है। शमसी साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है। यूपी में हर शहर में घुसपैठिए माने जा रहे हैं। एक अनुमान माना जा रहा है कि 70 लाख घुसपैठिए 75 जिलों में हैं। इसीलिए शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही है और निर्देश भी दिए हैं, उनकी तैयारी भी शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, चौतरफा फैले हुए हैं क्या ये? देखिए, दो चीज है, एक तो धर्म और दूसरे देश की सुरक्षा। न धर्म से हम कोई समझौता करेंगे, न देश की सुरक्षा से कोई समझौता करेंगे। और हमारे ख्याल से दोनों चीजें ऐसी है कि इससे विपक्ष को और देश के प्रत्येक नागरिक को हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश में जितने लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर होती है, और सरकार उस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था, जैसे एसएसबी है, आर्मी है, बीएसएफ है, या जो भी तरीके की फोर्स है उनके जिम्मे, चाहे वो नेवी हो, जो भी है उनके जिम्मे करती है। और अंदर जो गृह विभाग जो होता है, इसके अंदर की जिम्मेदारी ये होती है कि हमारे देश में कौन क्या कर रहा है, कौन जासूसी कर रहा है, कौन जो अराजकता फैला रहा है, कौन देश को तोड़ने का काम कर रहा है, कौन देश में कल्पसार पैदा करने का काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी जो है गृह विभाग के अंतर्गत आती है। अब जो है पूरी तरीके से गृह विभाग हमारा, पूरी तरीके से चुनाव आयोग हमारा, पूरी तरीके से जो जनसंख्या पर नियंत्रण रखने वाले संस्था, ये सारी संस्था है कि अब जो है, अभी तक जो विद्रोही हुआ करते थे, अभी तक जैसे हमारे बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात की कि एक शरणार्थी जो होते वो एक अलग होते। शरणार्थी किसी न किसी वजह से पड़ोसी मुल्क में जब कोई बात होती है तो वो जानकारी दे के आपको आते हैं, और उनको बाकायदा शरणार्थी कैंप रखा जाता है। वो जिस देश में आते हैं, उस देश की जिम्मेदारी रहती है कि उनका खाना पीना, रहना, स्वास्थ्य और उसकी जो है
भोजन पानी की व्यवस्था पूरी की जाए। लेकिन ये जो घुसपैठी है, इन्होंने अवैध तरीके से भारत में आकर अपना घर बनाया, अवैध तरीके से आके यहाँ पर बहुत लोगों ने अपने आधार कार्ड और कागज और राशन कार्ड और ये सारी चीजें ली है। लेकिन अब जब पूरी तरीके से एफआईआर चालू किया गया तो एफआईआर में कहीं ना कहीं 19 लाख की अगर बात की जा रही है तो हमारे ख्याल से 19 लाख नहीं होंगे तो कम से कम 10-12 लाख से तो कम उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे, क्योंकि जी सरकार जी पूरी तरीके से विफल है। इसीलिए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने अपने जिलों में वो डिटेंशन सेंटर बनाए। इसका मतलब ये है कि उनकी धरपकड़ करना जो है ये योगी आदित्यनाथ ने सुनिश्चित किया। जब योगी जी कोई प्रण लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं तो आप समझ सकते हैं वो कानून बनता है और कानून का पालन कराना योगी जी का परम कर्तव्य है। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को बिल्कुल साफ निर्देशित कर दिया कि जिस भी जिले में कहीं से भी अवैध रूप से, ये नहीं है कि उसमें रोहिंग्या हो, ये नहीं कि म्यांमार के हो, ये नहीं कि बांग्लादेश के हो, ये नहीं कि नेपाल के हो, पाकिस्तान के कहीं से भी हो, जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं, किसी भी धर्म बिरादरी जात के हो, अवैध रूप से अगर रह रहे हैं तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। उसके बाद सरकार फैसला लेगी कि उनको विधिक रूप से भेजना है, कि उनको जेल के अंदर रखना है, कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई करना है, उनके संपत्ति जब्त करना है, उनके जो कार्ड वगैरह बने हैं, जो उनके कागजात बने हैं, उनको निरस्त करना है। क्योंकि हम जो है लगातार जो देश में हमारी घटनाएं हो रही तो कहीं ना कहीं उसमें जब जांच की जाती है तो यही होता है कि भाई यह पड़ोसी मुल्क कहा था, ये होता है कि भाई फलानी संस्था कहा था, ये होता है कि भाई ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब ये तार टूट जाएगा, जिसमें ये होता है कि इनके पास पहचान नहीं होती लेकिन ये बड़ी बखूबी जो है काम कर जाते हैं पैसे की लालच में, क्योंकि इनके पास जी जी धन की कमी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब धन की कमी किसी को होती है तो अपराध जो होता है वो करने के लिए बेचैन रहता है। कहीं ना कहीं थोड़े से पैसे की लालच में हमारे देश में जो है खतरा पैदा कर देती है। तो अब हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में जिस तरीके से आसाम में लागू किया गया उसी तरीके से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सभी राज्यों में लागू किया जाए। और मेरी विनती है विपक्ष के लोगों से, मेरी विनती है देश के प्रत्येक नागरिक से कि वो अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करें और उनके आसपास भी जो लोग इस तरीके से रह रहे हैं तो अपने शासन प्रशासन को जरूर बताएं कि इस तरीके से जो लोग भी अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे वो म्यांमार के हों, चाहे बांग्लादेश के हो, रोहिंग्या हो, नेपाल के कहीं के भी हों, तो कम से कम अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या नहीं अगर हो रहा है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आकर उसको बताएं कि इस तरीके से लोग हमारे पास रहते हैं, इस तरीके से लोग यहाँ पर गुप्त तरीके से अवैध रूप से रह रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम सचेत न हुए, आज अगर हम जागरूक न हुए, आज अगर हम अपनी जिम्मेदारी न निभाई तो हम भी इसी देश में रहते हैं, ये कभी भी हमारे लिए खतरे का रूप धारण कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा कि हम उनका रेड कारपेट बिछा के स्वागत तो नहीं कर सकते, उनको जो है देश से बाहर ही निकाला जाएगा, चाहे वो विधिक रूप से हो और चाहे वो गलत तरीके से। अभी भाई साहब ने हमारे बताया कि जैसे अमेरिका में तो भाई कागज पत्तर के साथ ही लोग रहे थे, लेकिन ये है कि ठीक बात गलत तरीके से ना वहाँ कोई अपराधी रह रहा था, ना उनकी मंशा थी कि हमको यहाँ पे अपराध करना, नहीं ये था कि भाई हमको कोई अमेरिका में जो है अराजकता फैलानी, सिर्फ रोजी रोटी के लिए गए थे। लेकिन वहाँ के कानून के मुताबिक उनको गलत माना गया और उनको बाकायदा डिटेन किया गया, हथकड़ी बेड़ी लगाकर वहाँ पर डिपोर्ट किया गया और उनको जो है भारत वापस भेजा गया। तो जब अमेरिका जैसा देश जो है हमारे नागरिकों के साथ इस तरीके की बात कर सकता है तो हमें भी जो है किसी भी विद्रोही के साथ, किसी भी बाहरी जो यहाँ पर रह रहे हैं इनके साथ कहीं से भी कोई नरमी करने का या कहीं से भी कोई उनके साथ इंसानियत दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। उनका जो है पूरी तरीके से जो कानून कहेगा हम कानून के अंतर्गत उनको जो है देश से बाहर निकालने की व्यवस्था करें। ठीक बात है शमशी साहब। राजवीर जी, एक छोटा सा सवाल है, घुसपैठिए कितनी बड़ी समस्या और क्या आपको लगता है केवल पॉलिटिक्स हो रही है क्या इसको लेकर? अगर हो सब चीजें अगर बहुत खराब हैं तो अमेरिका जैसा मॉडल अपनाया जाना चाहिए। हाँ राजेश जी, बिल्कुल समस्या बहुत बड़ी है जी और इतनी बड़ी समस्या पर निराशा के साथ कहना यह पड़ता है कि राजनीति ज्यादा हो रही, काम कम हो रहा है। और अगर हम कहें कि काम नहीं हो रहा है तो शमशी साहब इसका जवाब भी देंगे। जब निर्वाचन आयोग शमशी साहब एसआईआर शुरू करता है तब घुसपैठियों की चर्चा होती है और मुद्दा बनाती है भाजपा। पहले बिहार में मुद्दा बनाया जब एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, जी मुद्दा आया, बहुत बड़ा मुद्दा बना और इसके बाद ये निर्वाचन आयोग की तरफ से ना सरकार की तरफ से ये पता चला कितने घुसपैठिए थे और कितने पकड़े गए और कितने निकाले गए, वो आज तक नहीं पता। हाँ, एसआईआर जब शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठियों कितनी बड़ी समस्या है बॉर्डर पे दिख रही है। जो हजारों सैकड़ों घुसपैठिए भाग रहे हैं, उनको डर है कि हम पकड़े जाएंगे तो भाग रहे हैं। लेकिन एक काम किसने किया? निर्वाचन आयोग ने
जब SIR शुरू हुआ तो ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का एक सीन देखने को मिलेगा, बॉर्डर पे ऐसे भी सीन देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार क्या कर रही है, जिसको करना चाहिए। अब जब इतना बड़ा मुद्दा बुला, तब यह है कि योगी साहब ने कहा कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, चिन्हित करिए। भाई चिन्हित करने का काम तो ये लगातार होते रहना चाहिए था, निकालने का काम लगातार होते रहने चाहिए था, तो ये अब तक नहीं हुआ। तो फिर हम वह कहेंगे जितनी बड़ी समस्या है उतनी गंभीरता से सरकारों ने नहीं लिया, और जब मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट को उस पर सुनवाई करनी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है, तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। अगर उस पर कार्रवाई होती रहती, चाहे वो भाजपा सरकार केंद्र में हो, अब अगर यूपी की भी बात करें तो यूपी में भी 10 साल से सरकार है, तो कुल मिला के यह है कि इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है। जितनी बड़ी समस्या है उतनी गंभीरता से उसमें काम नहीं हो रहा। राजेश शमसी साहब, बहुत सारी चीजें हैं। बिहार में अभी SIR हुआ और घुसपैठ का मामला बहुत गरमाया, आपकी पार्टी ने उसी पर चुनावी बैटल में पूरा मुद्दा रखा। यह अलग बात है कि आपकी विन विन सिचुएशन हुई, लेकिन सीमांचल में जैसा विपक्ष कह रहा है 332 घुसपैठिए चिन्हित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि इसकी कितनी रेलेवेंसी आप देख रहे हैं? हालांकि आज रोहिंग्या को लेकर या घुसपैठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि कानूनी स्थिति अब सभी सरकारों को बतानी ही होगी। इस तरह की भी टिप्पणी की है आज सुप्रीम कोर्ट ने। राजवीर सिंह जी से भी मेरा एक सवाल रहेगा कि अगर वो भारत के नागरिक, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार की नहीं, ये जिम्मेदारी उनकी भी है कि उनके आसपास भी जो इस तरीके के लोग हैं, उनके भी आसपास जो लोग हैं, और उनका जो है कहीं ना कहीं उनको चिन्हित करके उनकी निशानदेही करके शासन प्रशासन को बताने का काम करें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, भारत के वो नागरिक और हमारे का जो जागरूक नागरिक है। तो ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का इस वक्त समय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और कितना नहीं किया, नेपाल वहाँ बिहार में क्या किया और आसाम में क्या किया, दिल्ली में क्या किया। इस वक्त हमको आपसी झगड़े मिटाकर, कहा जाता है ना कि जब परिवार की बात आती है, देश की बात आती है, तो सबको एक हो जाना चाहिए। तो ये वही समय है कि जब सबको एक होने की जरूरत है, और एक होकर हमको जो है ऐसे लोगों से सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा गलती यहाँ पर यह की कि उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो है तो बहुत ज्यादा गरीबी है, देश में बहुत ज्यादा इस तरीके से बुरे हाल हैं। तो हमें नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा इसमें रुझान अपना दिखलाया हो, या उन्होंने सर्वे कराया हो कि देश में बहुत ज्यादा राजा वो है, क्या कहते हैं, गरीबी है। राशन अगर बांटा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब 80 करोड़ हमारे देश के नागरिक जो है गरीबी रेखा तो नीचे है। ये एक योजना है, ये सहयोग की भावना की कम से कम आप जो है इस चीज से निश्चिंत रहे कि जो पेट भरने की बात है तो आपको राशन दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना दी जा रही है, आवास दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रहने के लिए नहीं, लेकिन ये सरकार की योजनाएं हैं जो सरकार लगातार किसी न किसी रूप में देती रहती है। बात इस वक्त ये है कि यहाँ घुसपैठियों को हमको बाहर करना है, जो हमारा हक छीन रहे हैं, जो गरीबों का हक, यहाँ पर जिससे हक है दूसरों का, वो अगर इस तरीके से बात करते तो हमें नहीं लगता, क्योंकि हम लोग विदेशों में भी यात्रा कर चुके, तो विदेशों में भी ये होता है कि पहली नौकरी जो होती है वो कहते हैं कि भाई आप सब कुछ करिए, आप यहाँ बड़ी से बड़ी फैक्ट्री लगा दीजिए, माल खोल लीजिए, कुछ भी आप करिए, लेकिन हमारे कम से कम ये है कि 20%, 30%, 40% लोग जो हैं वो हमारे जरूर रहेंगे। ये बाकायदा एग्रीमेंट होता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो पहले रोजगार, उस पर जो है हमारे देश के नागरिक का हक हो, जो हमारी सुरक्षा की गारंटी उससे हमारे देश के नागरिक का हो, जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, जो कोई भी योजना सरकार की तरफ से उससे कम से कम भारतीय जो है उनका हक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा हक होता है कि जो लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं रोजगार के लिए, उनका दूसरा हक बनता है। यहाँ पर तो ये है कि जो विदेशी जो यहाँ पर रह रहे हैं, अराजक तत्व जिनको कहा जाए, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको तो अपराधी माना जाएगा ना भाई, कि वो गलत तरीके से रह रहे हैं, किसी समय कोई भी अपराध करके यहाँ से जा सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि इस समय जो हम राजनीति का शिकार बने, और राजनीति यहाँ पर करने से अच्छा है कि हमको देश के सहयोग, देश के विकास में अपना सहयोग करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। हमारे सरकार कम से कम ये है कि अब हमने इस पर फैसला लिया है और इसका सभी लोगों ने स्वागत भी किया। देश का नागरिक चाहता भी है कि SIR के माध्यम से, NRC के माध्यम से उनकी पहचान की जाए, उनको जो है डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, उनको जो है अगर अलग तरीके से अपराध करके रह रहे हैं तो उनको सजा भी दी जाए। और मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, हमारे साथ इस वक्त 3 बड़ी पार्टियां जो देश में बड़ी पार्टियां में गिनी जाती है, इनसे भी निवेदन है कि देश की सुरक्षा में सरकार का सहयोग करें। शमसी साहब, मुझे लगता है राजवीर जी ने कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन CME के तहत ये कहा कि अगर सतत प्रक्रिया में हम इनको चिन्हित करने और इनके पर कार्रवाई करने की कोशिश करते
तो शायद रोहिंग्या या घुसपैठ या घुसपैठिए इन सबको हम लोग बहुत पहले चिन्हित करके बाहर कर लिए होते। अभी वो ऐसा तो एक है सवाल नहीं कि वो उठाया नुकसान हो गया उन्होंने, हमारा। सवाल नुकसान तो हो नहीं सरकार गया के हमारा। पॉइंट ऑफ व्यू से था। मैं रवि ये नहीं बहुत बड़ा देश तुलसी है साहब, और मैं बहुत आपको बड़ा थोड़ा सा देश बीच है, में बहुत रोक रहा बड़ी हूं, आबादी है। आप काउंटर करिएगा। रवि जी थोड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी बात सुन लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं, क्योंकि आपको जल्द जाना भी है, तो वो परफेक्ट भी रहेगा। हम आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हॉस्पिटल में हैं। रवि जी प्लीज कैरी ऑन सर। राजेश भाई, अभी जो राजवीर सिंह जी कह रहे थे, मैं जी उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। और मैंने जी अपने उद्बोधन में कहा था कि अगर हमने 10 साल में 86,000 डिपोर्ट किए और आपने 10 साल में 7,000 भी डिपोर्ट नहीं किए, तो क्या यकायक घुसपैठ बंद हो गया था? हमारे समय में 8,000 साल का करते थे, आप 800 साल भी नहीं किए। जो आपने मार्च 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में किया 2380 डिपोर्ट, उसमें 1430 नाइजीरियन थे और 413 आपने सिर्फ जो है बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया। और आप कह रहे हैं कि भाई करना चाहिए। अरे जहां 6 साल से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देश का कौन सा नागरिक, कौन सी पार्टी कह रही है कि मत डिपोर्ट करे? कोई कह रही है? और आप कह रहे थे गरीबी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे राजवीर भाई बता देंगे, आप सहयोग एक भी तो नहीं तेंदुलकर कर रहे कमेटी हैं। की रिपोर्ट आई ये थी आप कि सहयोग कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं। आपने कहा, आपके राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का कोई बयान आया सदन से लेके सुनिए सुनिए सुन सुन सड़क अरे तक में, शमसी लेकिन भाई, वो कहते हैं कि मैं शमसी भाई आप आप बताएं, आप विरोध शमसी करने के भाई अलावा आप कभी उनको सहयोग आइडेंटिफाई करने की करिए, बात गाड़ी में ला दिए और ले चल के बॉर्डर खुला है, उनको ढकेल के आइए। अगर कोई कहता है हम कि आप करेंगे गलत ना, करें तब कहिए, बातें मत हम करिए। करेंगे। आपने इसमें बातों को, आपकी सलाह हम की कर जरूरत रहे नहीं थे है। 8,000 आप साल स्वागत का, कर रहे हैं, आप 800 आप पे लेके स्वागत आ कर गए। रहे हैं, और सुनिए आप सुनिए स्वागत कर नहीं रहे हैं। शमसी भाई बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपका जब टर्न आएगा बोलिएगा। आपने कहा था, लेकिन बात अगर सुनिए, मैं गलत नहीं हूं तो तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई थी कि भारत में 72 करोड़ लोग रोज के 50 रुपया, अब 49 रुपया खर्च नहीं कर पाते। अगर 49 रुपया भी खर्च नहीं कर पाता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजवीर जी इसको करेक्ट कर देंगे, तो आप कहते हैं जी गरीबी नहीं है। भाई 144-45 करोड़ की हमारी आबादी है, जिसकी आधी जनसंख्या 49 रुपया खर्च नहीं कर पाती है, तो हम कौन से शगुफे में जी रहे हैं? और जिस देश में सकल घरेलू उत्पाद से ज्यादा आज कर्ज हो गया, हम आज IMF में सी ग्रेड में आ गए और सबसे ज्यादा कर्ज आज भारत के ऊपर है, सबसे बड़े कर्जदार देश हो गए। 190 लाख करोड़ रुपया केवल मोदी जी ने लिया और कोई कंपनी बनाई नहीं, सारी कंपनियों को बेचा। और जो अडानी जी 630 नंबर के धनी हुआ करते थे 2014 में, ये तीसरे नंबर के एशिया में दूसरे तक आ गए। और उन्होंने क्या बनाया? फॉर्चून, विश्व के सारे लोग जो बनाए, एप्पल बनाए, गूगल बनाए, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये कुछ ना कुछ बनाया, लेकिन इन्होंने कुछ बनाया नहीं। इन्होंने केवल आपने बरदस्त दे दिया और वो फलने फूलने लगे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उनसे बिजली खरीदी जा रही थी सस्पेंड किया कि 74 पैसे ज्यादा ले रहे थे और पार्टी बनाया। बिहार की सरकार में RK सिंह ने कहा कि उनको 75,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, 1 रुपया 42 पैसा पर यूनिट ज्यादा दे रहे हैं। तो भाई आपका, अगर जिस प्रदेश में आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप 6 साल तक डिपोर्ट नहीं करते हैं, बैठा के खिलाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। अरे भाईजान, अगर डिटेंशन सेंटर में किसका राशन जाएगा? टैक्स पेयर का पैसा हमारा जाएगा। आप उनको भेजिए ना बस में लाद करके। हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है, कहती है कि ना ना भेजिए तो कहिए, हम तो आपके साथ कंधे से कंधा, लेकिन आप कथनी और करनी एक करिए, आप सिर्फ सगुफेबाजी मत करिए, मेरा इतना कहना है। शशि साहब, इसमें एक सवाल हम आपके लिए और जोड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे 75 जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही। इसका मतलब सरकार के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि सभी जिलों में घुसपैठिए मौजूद हैं, तभी तो उन्होंने कहा है। सरकार की जो अपनी LIU है, खुफिया है, उसको ये जानकारी है। क्योंकि अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया होता कि कुछ कबाल टाउन्स में आप बनाइए डिटेंशन सेंटर, उन्होंने ऐसा कुछ बाइफर्केशन नहीं किया। उन्होंने कहा 75 के 75 जिलों में ये सेंटर बनने ही है। जी शमसी साहब प्लीज कैरी ऑन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी जिला अधिकारियों को यही कहा है कि प्रत्येक जिले में डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। इसका मतलब है कि सभी जिले में गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है ना, जिसमें तो 1-2 जिला है नहीं, प्रत्येक जिले में 75 के 75 जिले जो है उनमें कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग रह रहे हैं, जिनको बाहर करने का काम प्रदेश सरकार और देश की सरकार करने जा रही है। हमारा सिर्फ इतना कहना था कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको कम से कम इससे सहयोग करना चाहिए। देश की सुरक्षा में उनको कम से कम अपना हाथ बटाना चाहिए। विरोध करना अलग चीज़ है, राजनीति करना अलग चीज़। हमने पहले ही कहा
जो है देश की सुरक्षा से अगर राजनीति आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप देश के लिए आप भी खतरा बन सकते हैं। आपके समझ भी कभी न कभी खतरा आ सकता है और हर चीज में जो है विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए। जो देश एक काम कर रहा है उसमें अपना सहयोग करना चाहिए। राहुल गांधी जी को भी कहना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं से शपथ देगी और जो ममता बनर्जी को भी कहना चाहिए, जो भी बड़ी पार्टी है उनको कहना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहिए कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं अगर इस तरीके के लोग पाए जाते हैं तो उसकी सूचना शासन प्रशासन को जरूर दें ताकि जिनसे उनको जो चिन्हित किया जा सके और हमारा देश जो तरीके से शफी साहब, आपको क्या लगता नहीं है कि देश को प्रयत्न की आप खिलवाड़ करने में कभी कानून के बीच में आप शफी साहब, मेरा एक सवाल ये भी है जो विपक्ष लगातार पूछ रहा है, क्या योगी जी के पास इस तरह का कोई रोड मैप है कि आने वाले वक्त में ये घुसपैठिए चिन्हित होकर बाहर किए जाएंगे? इस तरह का कोई रोड मैप है क्या उनके पास? डिटेंशन सेंटर खोलने का मतलब ये है कि उनकी जांच की जाएगी, उनकी पहचान की जाएगी। पहचान करने के बाद जब उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा तो उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। इसका मतलब ये कि उनके पास पूरा रोड मैप तैयार है, पूरी प्लानिंग उन्होंने करके रखी है, तभी तो डिटेंशन सेंटर खोले जा रहे हैं। अब किस तरीके से उनको चिन्हित किया जाएगा, घर घर जाकर चिन्हित किया जाएगा या उनका बाकायदा जो है नागरिकों के माध्यम से उनकी जांच पड़ताल की जाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा पूरी तरीके से। लेकिन ये कि सरकार के पास प्लानिंग रहती है, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं कहीं पर भी लोग, उनको अब इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। ठीक बात है। रवि जी, आप शमशी भाई 20-22 प्रदेशों में तो आपके हाँ रवि भाई आपसे जानना चाह रहा था, ये तो बात आपने कही दी है, आप वो योगी जी अपने लेवल पे चीजों को देखेंगे, लेकिन एक जानकारी हम और आपको दे दें। उड़ीसा में आज एक ऑर्डर जारी किया गया है, जो तमाम लोग हैं, ये जो घुसपैठिए हैं और जो रद्दी बेचते हैं और रद्दी लेते हैं, उनको ये मान लिया गया कि वो घुसपैठिए हैं और उन्हें कहा गया उड़ीसा सरकार ने कि 72 घंटे में हमारा स्टेट खाली कर दे। एक बात आपको जोड़ रहे हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में इस तरह के पहचान करने के बाद जो डिटेंशन सेंटर में आए हैं, आ रहे हैं लोग या आएंगे, उनको भी इसी तरह का देश निकाला करेंगे क्या? बिल्कुल राजेश जी, मैं तो कहता हूं कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये आप मुकम्मल तौर पे इसका मतलब इत्मीनान कर लेते हैं कि ये घुसपैठिए हैं, तो उनको 72 घंटे नहीं 24 घंटे में नहीं रहने का अधिकार है। क्यों रहेंगे? वो तो अपराधी है हमारे देश में, और वो हमारी डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, हमारी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, हमारी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, हमारी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, और ये जान लीजिए कि हमारी विकास में बाधा बन रहे हैं। अगर इतने चुनौतियों का सामना हम केवल घुसपैठ से कर रहे हैं तो उनके साथ रहम क्यों? मैं कहना चाहता हूं कि देश में करीब करीब 20-22 प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में आप है, और डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार है तो आप जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाइए, अपनी प्रदेशों से कहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा कानून पास करें। आप जो करना चाहते हैं कर लेते हैं, तो आप कानून पास करिए और 72 घंटे के अंदर उनको बाहर करिए। मैं ये जितना जानता हूं राजेश जी, कोई भी प्रबुद्ध या कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी देश का नागरिक इसके लिए विरोध नहीं करेगा कि आइडेंटिफिकेशन के बाद आप क्यों उनको भेज रहे हैं, क्योंकि देश जो लोग भी हैं अपने अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। ये निश्चित है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, और हम नीतियों की राजनीति सब लोग करते हैं, चूंकि आपकी अलग राजनीति हमारी अलग राजनीति है, लेकिन कर सभी लोग भारत की ही राजनीति कर रहे हैं और भारत की इसी रियाया की राजनीति कर रहे हैं। आपका देखने का चश्मा अलग है, हमारा देखने का चश्मा अलग है, लेकिन जब बात राष्ट्र की होती है तो कोई, आपको पता होगा कि हमारी ही पार्टी ने जब पाकिस्तान के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास हो रहा था यूएनओ में, तो उसमें वाजपेयी जी को भेजा, और उसमें पाकिस्तान घबरा गया था कि अजब देश है भाई जहां विपक्ष का नेता आ रहा है, तो ये हमने उनको दिखाया। उसके बाद जब एक बार ईरान पास करने जा रहा था, तो उस समय हमारे जो विदेश मंत्री शायद दिनेश सिंह थे, वो बीमार थे, तो एक डम्मी आदमी को सुलाया गया एम्स में और भेजा गया, और वो गए, और वो पाकिस्तान चाह रहा था कि नहीं वो ऑयल उत्पादक कंट्री है, उसको लेकर के आए, एक जो है प्रस्ताव पारित कर दे हमारे खिलाफ, वो रुक गया। तो देश अभी जब आप ऑपरेशन सिंदूर करने गए तो सब लोगों ने कहा कि आपकी मर्जी है, आपका तरीका है, जो करिए। जब आपने वहां सीज फायर कर दिया, ट्रंप बोलने लगे, तब हमने कहा कि भाई हमने आपको अधिकार दिया था, उसी अधिकार से आप हमको बुला के बात करते, दूसरा व्यक्ति क्यों आ रहा है? तो विदेश नीति के मामले में और देश की जब बात आती है तो
तो हमारा देश बड़ा प्रबुद्ध देश है। हमारे जितने प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, हमारी सेना है, हमारे जितने भी राजनीतिक विश्लेषक लोग हैं, सब लोग कंधे से कंधा मिला खड़े हो जाते हैं। और सारी पार्टी, अब देश अब मूर्ख नहीं रहा, जो पार्टी इसका विरोध करेगी कल उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो राजनीति में कोई भी आदमी अपना नुकसान करके राजनीति नहीं करता है। आप बताइए, हमसे गलतियां हुई, उन्हीं गलतियों का परिणाम है कि हम आप विपक्ष में ये कहते हैं कि कांग्रेस साफ हो गया, लेकिन कांग्रेस साफ नहीं हो, कांग्रेस सहित भाजपा हो गई। हमारे 123 एमपी उनके पास है, वो आपने क्यों लिया, ईडी सीबीआई तमाम चीजों अलग बात है। लेकिन राजनीति आप भी देश के लिए कर रहे हैं, हम भी देश के लिए करें। जब बात देश के आन बान शान सुरक्षा की होगी तो सब साथ में खड़े हैं। बिल्कुल ये कहने की बात नहीं है। और 72 घंटा नहीं, मैं तो कहता हूं 48 घंटा खड़ी। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात। रवि जी, राजवीर जी, एक छोटा सा, आज जो सीजेआई ने जो जिस तरह की बातें कही हैं उसमें उन्होंने कहा घुसपैठियों को खाना पानी हम दे रहे हैं, देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे आ जाए लाभ ले लाए और कार्ड बनवा ले, राशन भी ले ले, सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले ले। ये सब आज उन्होंने तमाम सारी चीजों के परिप्रेक्ष्य में डबल बेंच ने टिप्पणी की है और सबके बारे में कहा है। मतलब उन्होंने किसी एक बारे न सरकार को कटघरे में लिया, उन्होंने सबके बारे में कहा और ये एनोनिमस से उन्होंने एक डिसीजन दिया है कि भाई अब इस पर कुछ हैमर किया जाए। ये ना हो कि अब बातें हों, हम बातें नहीं सुनना चाह रहे हैं, इस तरह की बातें कहीं। आपको क्या लगता है कि बड़ा तल्ख है आने वाले वक्त में? आपको क्या लगता है सूर्यकांत जी कोई टेढ़ा मेढ़ा या कह लीजिए बड़ा सख्त फैसला दे सकते हैं क्या? नहीं, जो टिप्पणी उन्होंने की है एकदम सही टिप्पणी की है कि हमको उनको बैठा के खाना खिला रहे हैं और अपने नागरिकों का हक ऐसे लोग मार रहे हैं और इसके बाद भी उन लोगों को बाहर नहीं कर पा रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि योगी जी को जब चुनाव आ रहा है तब ये डिटेंशन सेंटर क्यों याद आता है। हाँ, और आपने सही बात कही। डिटेंशन सेंटर सारे जिलों में खोलने की कौन सी जरूरत है? अगर आप 2 साल पहले 3 साल पहले क्यों नहीं याद आई? नहीं, अभी क्यों याद आ रही? 10 साल। दूसरी बात यह है ना कि आप डिटेंशन सेंटर हर जिले में खोलने की जरूरत ही नहीं है। आप पकड़िए और कहीं 2 जगह एक जगह खोलिए, इकट्ठे करिए और छोड़ दीजिए। आपको कानूनी प्रक्रिया 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे जितने दिन में करनी है, आप डिटेंशन सेंटर खोलेंगे मतलब हर जिले में एक बिल्डिंग चाहिए, स्टाफ चाहिए, उनके सुरक्षा चाहिए। ये सारी चीजें जो पैसा खर्च होगा किसका खर्च होगा? तो बात यह है ना कि ये केवल अगर हमको वास्तव में करना ही है, घुसपैठियों को बाहर निकालना ही है, तो और जिस तरह आप बात करना उससे लग रहा है आपने कुछ पहचान भी कर ली है, कुछ ना कुछ आपके पास सूचनाएं भी है, तो उनको पकड़िए और बाहर करिए। इसमें उनको कहीं रोकने की, उनकी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 24 घंटे जितनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो समय चाहिए, जितना कम से कम समय चाहिए और 24 घंटे में पूरी होती है, 48 घंटे में पूरी होती है, उतना करिए। दोनों सरकारें आपकी है, सेंट्रल भी सरकार आपकी है, तो जो प्रक्रिया, चूंकि बॉर्डर का मामला है, सीमा का मामला है, तो केंद्र सरकार की भी कहीं कहीं अनुमति और जरूरत होगी कानूनी प्रक्रिया में। तो अब तो आपकी सरकार है, आप एक ऐसा चैन बनाइए, एक ऐसा चैनल बनाइए, तत्काल आपको उसकी अनुमति मिले और ले जाकर उसको छोड़ दीजिए। हम उसको ध्यान रखें। योगी जी क्या अभी से हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिए हैं क्या? नहीं, देखिए एक चीज तो तय है, हाँ, कि जो यूपी का चुनाव आगे होगा वो बिल्कुल हिंदुत्व के और बल्कि हम कहें कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल ही रवि जी से भी थोड़ा सा मैं आपको केवल 2 लाइन में टिप्पणी चाहूंगा। मैं 2 लाइन में सिर्फ बता दूं, इसका संकेत कल मिल गया जब आरएसएस और भाजपा की समन्वय बैठक के नाम पर योगी जी के आवास पे बैठक हुई। आरएसएस ने सीधा एजेंडा दिया है और आगे आरएसएस का एक हिंदू सम्मेलन होने वाला है, उसका चेहरा योगी जी को बनाया जाना है। तो आरएसएस का एजेंडा और भाजपा का एजेंडा तय है यूपी में। इनका मानना है कि जो हिंदू जातियां हैं जो बिखरी हुई हैं, उनको हिंदुत्व के नाम पे इकट्ठा कर सकते हैं। जो पिछली बार अखिलेश जी ने लोकसभा में फायदा उठा लिया, कुछ अपने समीकरण के हिसाब से उन्होंने लोकसभा में भाजपा को मात दी है, तो उसको अखिलेश को काउंटर के लिए और दूसरी पार्टियों को काउंटर के लिए, तो वो एजेंडा तय है। वो उसको कल की बैठक के बाद और बल मिल गया है, तो वो सारी चीजें सेट है और उसी के ये संकेत है, वो डिटेंशन सेंटर हो या और भी चीजें हो,
जो उस तरह के आपको संकेत और चुनाव तक बहुत सारे मिलते रहेंगे। अगर वास्तव में एक काम करना था तो जाहिर सी बात है पहले कर लेना चाहिए, और अब भी अगर करना है तो अब भी तत्काल उस पर कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। कार्रवाई तो सरकार करेगी ना। सब्जी साहब कह रहे थे जनता साथ दे, साथ तो हर आदमी देने को तैयार है, लेकिन आप कार्रवाई शुरू करिए तो लोग बताना भी शुरू करेंगे। जब तक आप आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे तो पीछे से जनता क्यों वो करेगी, क्योंकि उसको भी रहता है बगल में रह रहा है, उसकी दुश्मनी होगी। जब आप निकालना शुरू करेंगे तो पब्लिक भी बताना शुरू करेगी। जी रवि जी, क्या डिटेंशन सेंटर आने वाले 2027 तक जिंदा रहेगा क्या? अरे राजेश भाई, ये योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति का सबसे एक स्वर्णिम ये समझिए कि अध्याय है कि वो घुसपैठ और मुसलमान बुर्का बुलडोजर पे ही राजनीति करते हैं। और भाजपा की एक विधा होती है जो थोड़ी लपेट के चलती है, दूसरी विधा होती है जो समेट के चलती है। तो योगी जी में इसको महारत हासिल है। अब योगी जी तो 24 घंटे, क्योंकि जानते हैं आरएसएस के लोग उत्तर प्रदेश में घर घर जा रहे हैं और 20 रुपए का एक बुकलेट दे रहे हैं और भारत माता की फोटो के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये कार्रवाई उनकी शुरू हो गई है। अब उनको जो 2024 में राजेश जी जो वोट मिला था 4,83,07,000 लगभग 650 वोट मिले थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और कांग्रेस और सपा को मिला था 4,81,60,900 कुछ वोट मिले थे, मतलब 1,47,000 का अंतर था। अब जब गणित में लोग देखे कि भाई दिल्ली का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से होके ही गुजरता है, तो जो महाराष्ट्र है और बिहार है, उत्तर प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है, यही 4 स्टेट है जो करीब करीब 33% एमपी के सीट रखते हैं। तो इन चारों प्रदेशों में इनका एकाधिपत्य होना आवश्यक है। और आज अगर 240 पे भाजपा सिमटी है तो केवल उत्तर प्रदेश के कारण सिमटी है, क्योंकि दक्षिण में आप उम्मीद कर नहीं सकते। बाकी स्टेटों में आपको जितना मिलता है, राजस्थान में और गुजरात में आपको मिला ही मिला है। केवल इनके अनुमान के अनुसार यूपी इनके हाथ से निकला तो आज बैसाखी पे सरकार आ गई है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं 2027 नहीं 2029 देखना है, तो सारे हथकंडे अपनाएंगे। 1 महीने में जब SIR हो सकता है इस देश में, तो 3 महीने में क्या घुसपैठ की पहचान नहीं हो सकती। और जो आदरणीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि एक एक घुसपैठिए को हम जो है पहचान करके बाहर निकालेंगे, अरे जनाब बिहार में कम से कम उसकी बानगी दिखा देते, शुरू कर देते पहचान की विधा को। कुछ नहीं हुआ। तो इनको एक नैरेटिव फैलाना है कि हम घुसपैठिए बाहर करेंगे, बाहर कुछ नहीं करना है। अभी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो आसाम में ये कह रहे हैं SIR, उसमें जानते हैं राजेश जी, आप पढ़िए आदेश को उठा करके, 22-23 पेज का आदेश है। उसमें यह कहा गया है कि नो नीड टू आस्क एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच आर एस्टेब्लिश्ड इन अदर 12 स्टेट्स। तो आप ये बताएं कि आप घर में जाए, बैठे, पूछ ले और पूछ करके अलाउ कर दे, जहां ऑलरेडी घोषित 19 लाख घुसपैठिए घोषित। आप डाटा जारी ना करें, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि देश में एक ही प्रदेश में हुआ NRC और 19 लाख है। तो अब इनको लग रहा है कि 7 लाख को गंवाने में 12 लाख ही भी चला जाएगा वोट हमारा। तो भाई आप अपनी कथनी और कहनी में एक रखिए ना। देश के सब लोग चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, लेकिन विकास इस पे ना हो कि बातों में विकास हो, कर्मों पे विकास हो। तो ये चूंकि 2014 में जब आए थे ना, तो आप लोगों को के ऊपर इन्होंने ग्रैब कर लिया, लेकिन इनको पता नहीं था कि समानांतर एक जो है सोशल मीडिया भी चलेगी। तो अब सोशल मीडिया के कारण इनके थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मन की बात तो करते हैं, लेकिन आपसे एक प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। और जितना भी सब्जबाग दिखाए देश के साथ, सारे सब्जबाग अब इनके फीके पड़ रहे हैं। बिहार में भी बताइए कि पहली बार हमारे अभी आदरणीय राजवीर सिंह जी बैठे हैं, चुनाव आयोग पहली बार जीविका दीदी और वॉलंटियर को अलाउ किया जहां पे वो वोट कास्ट हो रहा था। अदरवाइज वहां पे केवल वोटर होता है, वहां पे आपके मतदान अधिकारी होते हैं और पुलिस के लोग होते हैं, नेता भी 100 मीटर दूर होता है, आपके सिर्फ बूथ एजेंट होते हैं, और वहां पे आप वॉलंटियर भेज रहे हैं। पहली बार हुआ, जीविका दीदी गई और 1,80,000 45,000 करीब बूथ है वहां। और बाकी आप सारे करीब 9 प्रदेशों में जो 3-3 महीने और 2-2 साल से दिया जा रहा था, आपने रोक दिया, और वहां 7 तारीख को 6 को पहला और 7 तारीख तक आप खाते में डाल लें, वो एक अलग विधा है। अब बताइए कि जहां SIR की प्रासंगिकता पे, संवैधानिकता पे मुकदमा चल रहा है, राकेश पांडे जी कहते हैं कि दिल्ली में मैं वॉकिंग करने गया तो तबीयत खराब हो गया, आज मैं दिल्ली से बाहर हूं, बार बार भाग रहे हैं। जिस चीज की संवैधानिकता पे सवाल उठा है
और संवैधानिकता पे मुकदमा चल रहा है, आप उसको लेंदी कर रहे हैं। भाई आप उसको लिंगर करने का लाभ क्या है? और एसआईआर में जानते हैं ये कह रहे हैं एक भी घुसपैठिए एसआईआर में बिहार में चुनाव आयोग ने घोषित रूप से नहीं कहा, क्योंकि नागरिकता जांचने का अधिकार एसआईआर में या चुनाव आयोग के पास है ही नहीं। तो ये 12 राज्यों में भी आपको दावे के साथ कहता हूं, ये नहीं कहेगा कि एक भी घुसपैठिया हमने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो बात तो यहां आती है, भाई आप अगर करते हैं तो ये दिखना चाहिए, बातों में नहीं दिखना चाहिए, कर्म में दिखना चाहिए। सारे लोग आपके साथ हैं। हम बहस करने की बात कर रहे हैं जब संसद में एसआईआर पे आप बहस कर लीजिए, तो ये कहते हैं कि नहीं चुनाव आयोग जवाब देगा, किसी और विधा में बात कर लीजिए। और रोड से लेकर के टीवी पे यही सारे भाजपा के लोग चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं। भाई वो एक संवैधानिक संस्था, उसको जवाब देना चाहिए, वो जवाब तो दे नहीं रहा है। आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? हम सवाल आपसे तो पूछ नहीं रहे, सवाल तो हम उससे एक स्वतंत्र निकाय से पूछ रहे हैं ना। उसका काम है सर्वोत्तम व्यक्ति को चुनना नहीं है, ठीक से चुनाव कराना, फ्री एंड फेयर। वो चाहे कोई भी हो, जिसको जनता ने चुना उसका चुनाव कर दिया। तो ये जो बातें हो रही है राजेश भाई, देश के लोग अब उस कालखंड में नहीं जी रहे जिसको हमारे नेता समझ रहे हैं। अब थोड़ी सी विधा बदली है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद जो ये मीडिया इकाई है ना अभी, जिसको आप सोशल मीडिया का, जिस पे आपका बस नहीं चलता, और क्या करेंगे, ब्लॉक करा देंगे उसको, यूट्यूब पे ब्लॉक करा देंगे या फेसबुक पे, लेकिन रोज लोग पनपेंगे। इसके कारण आपकी चीजें बाहर आ रही है और आपको जनता के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा। और चुनाव आयोग जवाबदेह है भारत के संविधान के प्रति, भारत के नागरिक के प्रति, वो भारत की सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्ट्रूमेंट बन के काम कर रहे हैं। तब हमारा प्रश्न उठता है और ये कह रहे हैं कि आप बात मत करें। भाई वो मन की बात थोड़ी 128 बार आप देश को कह देंगे, आप वहां बात तो करिए कुछ। ठीक बात। और बताइए कि राजनीति जो एक मौलिक प्रश्न उठाए थे, शमसी भाई ने एक भी जवाब नहीं दिया। नहीं, उसका जवाब है नहीं किसी के पास ना। नहीं, उन्होंने तो एक तथ्यात्मक चीज रखी। जवाब है राजेश भाई, जवाब है। अगर आपकी कथनी और करनी एक है, नीति और नियत एक है, तो जवाब है। लेकिन इन दोनों में जब तक तारतम्य नहीं, तब तक जवाब आपके पास नहीं है। आप सिर्फ आवरण से कहते हैं राजेश भाई कि खत का मजमून भाप जाते हैं लिफाफा देखकर, खत का मजमून भाप जाते हैं लिफाफा देखकर, और आदमी पहचान जाते हैं कयाफा देखकर। तो इनके कहने से अब नहीं होगा, जनता बड़ी जागरूक हो गई है। राजवीर जी, शमसी साहब तो चले गए, चूंकि इमरजेंसी थी उनके सामने। क्या आपको लगता है कि हम मान के चले कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव शुरू हो गया है? मतलब भाजपा उसी मोड में जा चुकी है? क्या विपक्ष, मतलब समाजवादी पार्टी भी आप मान के चल रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सारी जो लीडरशिप है, कार्यकर्ता हैं, वो सब एसआईआर में लगा दिए गए हैं। कांग्रेस की भी लीडरशिप लगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना थोड़ा सा धमक के साथ आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, चुनाव हम मान लें कि अब शुरू हो गया है 2027? मुझे फाइनल कमेंट के 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल, चुनाव तो शुरू हो गया। हमको लगता है रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले 10 सेकंड मुझे फाइनल कमेंट के लिए दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा आपको जी। हाँ, एक तो रवि जी जो कह रहे हैं एकदम सहमत है, लेकिन यूपी की बात अभी करेंगे। जैसे निर्वाचन आयोग को अगर अधिकार नहीं है, तो हमको लगता है अगर उसके पास कोई फिगर इस तरह की आई होती तो साझा तो सरकार से कर सकते थे ना। निर्वाचन आयोग या सरकार उनसे कहती अगर इस तरह कोई डाटा आया तो हमको दीजिए, हम उसकी जांच करा के बाहर करें। कहीं तो कुछ लगता कि हाँ कुछ शुरू हुई है कार्रवाई, एक डाटा तो मिल जाता सरकार को। खैर, दूसरी बात यह है कि यूपी के चुनाव तो राजेश जी बिहार के चुनाव के साथ ही शुरू हो गया था। जिस समय योगी जी पूरी कैबिनेट लेके बिहार में थे, जिस समय अखिलेश यादव अपने सांसदों और कुछ विधायकों को लेके बिहार में थे, क्योंकि यूपी और बिहार का बहुत सारा बॉर्डर और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करती है। और वो कहते हैं कि बॉर्डर करीब विधानसभा की 50-60 सीटें ऐसे हैं जहां इधर उधर के लोगों का आना जाना है, रोटी बेटी का रिश्ता है, तो दोनों तरफ उसका प्रभाव पड़ता है। उधर क्या माहौल है, इधर का माहौल है, तो वो तो शुरू हो गया था। और बिहार के रिजल्ट के बाद भाजपा को तो कहते हैं कि हर समय वो चुनाव के मोड में रहते हैं, लेकिन बिहार के जो रिजल्ट आया उसके बाद हमको लगता है अखिलेश जी को और थोड़ा जल्दी करना पड़ा सक्रियता के लिए, सक्रिय होने के लिए, क्योंकि अब वो समय
है कि टाइम जिस तरह का भाजपा चुनाव लड़ती है, जिस तरह की भाजपा ने तैयारी की है, तो जाहिर सी बात है अगर विपक्ष उस तरह तैयारी नहीं करेगा तो उतना लड़ नहीं पाएगा। बिहार में जैसा देखने को मिला, आखिरी तक लड़ाई झगड़े चलते रहे और बाजी मारने गई भाजपा। सरकार भले उनकी बन जाती है, लेकिन इतना रिजल्ट जो आया है, ऐसा शायद रिजल्ट देखने को नहीं मिलता अगर दूसरी तरफ बैठे विपक्ष में इतना ज्यादा आखिरी तक लड़ाइयां न चलती रहती, मतभेद न चलते रहते, तो ये रिजल्ट कुछ और होता, भले सरकार विपक्ष न बना पाता। तो अब यूपी में अगर विपक्ष को लड़ना है और भाजपा से मजबूती से लड़ना है और लोकसभा वाला रिजल्ट अखिलेश जी को लाना है, तो फिर अभी से लगना ही पड़ेगा और चुनाव में जुटना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और कार्यकर्ताओं को भी निकालना पड़ेगा घरों से। जैसा कि अभी सपा में, भाजपा में देखने को मिल रहा है, सपा में चालू हो गया, अभी कांग्रेस में उस स्तर पर चालू नहीं है। राजेश रवि जी, एक थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप चूंकि कांग्रेस में बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, बिहार में हार के बाद लगातार समीक्षा की जा रही है। आपके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम लगातार समीक्षा कर रहे हैं और हर दिन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी है। एक हाईकमान को रिपोर्ट दे चुके हैं, दूसरी रिपोर्ट वो कल तक दे देंगे और थर्ड रिपोर्ट भी वो बना रहे हैं। तो जिस तरह से स्क्रूटनी हो रही है और जिस तरह से बारीकियां, हार के कारणों को देखा जा रहा है बारीकी से, आपको क्या लगता है यूपी में भी कांग्रेस बहुत फूंक फूंक कर और एक पूरे रोड मैप के साथ अपने को लॉन्च करेगी क्या? राजेश जी, देखिए, इस चीज का स्वीकार करने में हमें जरा भी गुरेज नहीं है कि हमने गलतियां की बिहार, क्योंकि सीटों का जो बंटवारा था वो अंत समय में कुछ इस तरह से जाके उलझा कि अगर वो 1-1.5 हफ्ते पहले डिसाइड हो गया होता तो कदाचित ये लोगों के पास इस तरह का, मतलब यूं कहे कि उनके लोकापवाद नहीं फैलता कि इनमें गठबंधन में सब ठीक नहीं है। और फ्रेंडली फाइट कहीं होता नहीं। फ्रेंडली फाइट तो आप मन बहलाने की बात करते हैं। हम जो 61 सीट पे लड़ रहे थे उसमें से 37 सीट ऐसी थी राजेश जी जिसपे आज तक गठबंधन कभी जीता नहीं था, न हम न कभी आरजेडी, आज तक आजादी के बाद से। तो हमारे पास बच गया, जानते कितना? अब बच गया हमारे पास सिर्फ जो है 34 सीट। 34 में हमने 3 वापस कर लिए थे और 3 वापस के बाद हम 11 पे फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, तो हम लड़ तो 20 सीट पे रहे थे। और हमने जो गलती की राजेश जी, कि जो वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट अधिकार यात्रा निकाली, वो बीच का जो कालखंड था 15-20 दिन का, वो हमारे से थोड़ा हाथ से निकल गया। और भाजपा जो चाहती मुख्यमंत्री का घोषणा कर दे, हमने मुख्यमंत्री माना और वो पूरा का पूरा चुनाव शिफ्ट कर दिए ले जा करके जंगल राज पे, तेजस्वी यादव के ऊपर। तो वो पूरा चुनाव ही जंगल राज पे लड़े और भाजपा इसमें सफल हो गई। गलतियां हमने की, वो गलती हम अब आगे नहीं करेंगे, इसमें बहुत हम गहन मंथन कर रहे हैं। अब आ जाइए SIR पे। गलतियों से सीखता है इंसान, हमारी पार्टी पुरानी है और हर लोग अपना अपना मत रखते हैं और उस पर हम पूरा आत्मचिंतन कर रहे हैं, लेकिन कुछ मौलिक कारण हमारे भी थे और कुछ मौलिक कारण इनके थे। अब बताइए, हम 70 सीट पे लड़े थे, 61 पे अभी लड़े, 3 प्रत्याशी वापस के 58 हो गए। हमारा मत प्रतिशत 13 सीट कम लड़ने के बाद भी 0.77 घटा और हमारी सीटें हो गई 19 से 6 पे। और भाजपा पूरी तन्मयता के साथ लड़ी, उसका 0.67 बढ़ा और उसका स्ट्राइक रेट हो गया 90%। आरजेडी केवल 0.11% घटी और 75 से 25 पे आ गई। आजादी के बाद 1952 से जब अकेले कांग्रेस हुआ करती थी, तब भी 90% का स्ट्राइक रेट नहीं आया। न्यूज 24 पे सतीश के सिंह के भाई ने वोट डाला था, कहा कि हम तो जनसुराज को डाले हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर बूथ पे जब गणना हुई तो एक भी वोट जनसुराज को 0 आया, नहीं निकला। तो ये बात सोचने की आती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप माइक्रो कंट्रोल यूनिट की अगर दूसरे या तीसरे नंबर का व्यक्ति कहता है तो 5% की आप जांच करा सकते हैं। माइक्रो कंट्रोल यूनिट मींस व्हाट टाइप ऑर्डर हैज बीन गिवन टू माइक्रो कंट्रोल यूनिट, आपने क्या किया उसके साथ। अब चुनाव आयोग ने SOP क्या बनाया कि हम सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट में वीवीपैट, बैलेट यूनिट और पोल यूनिट, माइक्रो, इसको आपने वायरिंग चेक किया। अरे जनाब, फिर जब ये बात गई तो लिख करके आपने दिया कि हमसे गलती हो गई SOP बनाने में। आप उसके बाद क्या किए कि 5% मॉक पोल करेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गजट होता है, आपके मोबाइल में देखते हैं 2 सिम है, डाल देते हैं कि ना मिले तो चला जाए उस पर। जो CUG नंबर DMSP के पास होते हैं, 6 रिंग के बाद चला जाता है PRO के पास।
तो हर गैजेट में आप चिप डाल के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि 12 बजे के बाद ये होगा, 2 बजे के बाद ये होगा, यहां डालेंगे तो ये होगा। भाई आप उसकी माइक्रो कंट्रोल यूनिट की जांच क्यों नहीं करा लेते? और एक बात आपको बताऊं, SIR हो रहा है राजेश जी, मेरे सामने देखिए 2 फार्म है। ये रवि और रवि प्रताप का है। हमारे गांव में 4 रवि प्रताप सिंह है और 1 रवि प्रताप गुप्ता है। इस फार्म में पिता का नाम नहीं है, फोटो मैच नहीं है और जन्म तिथि नहीं है। अब वो BLO बेचारा जब ले करके हमारे घर आया, तुम्हारे पिता जो हमारी माता जी को चारों फार्म दे दिया। मैं जब गया तो अपने ईपिक नंबर से चेक किया और अपना एक फार्म भरा और इनके सबके घर गया मैं BLO के साथ, भैया ये किसका फार्म है? जब व्यक्ति फोटो नहीं पहचान पा रहा है, जन्म तिथि नहीं है, तो ये नहीं जान पा रहा है पड़ोसी को 70 साल वाला है कि 20 साल वाला है। एक व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में टीचर है, एक व्यक्ति जो है कुवैत में 5 महीना पहले गया, एक व्यक्ति अहमदाबाद है। वो अपना निर्वाचन कार्ड अगर घर में छोड़ के गया है तो कौन ईपिक नंबर चेक करेगा? आपने सब कुछ तो इसमें दे दिया, बट फादर नेम आपने छोड़ दिया क्यों? ये प्रश्न खड़ा करता है कि एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होता है राजेश जी जिसमें पिता का नाम नहीं होता है। अब आपने BLO का नाम और BLO का मोबाइल नंबर तो दे दिया, लेकिन पिता का नाम नहीं दिया। और उसमें भी अगर सिंह होता, गुप्ता होता तो लोग बता देते, केवल रवि प्रताप है। कौन व्यक्ति बताएगा? आयु पता नहीं चल पा रही है, फोटो पहचान में नहीं आ रहा है, पिता का नाम है नहीं, आपकी आइडेंटिटी के लिए उपजाति है नहीं, कैसे पता चलेगा? 1130 वोटों में मेरे यहाँ का BLO मेरे साथ चाय पिया, सर पकड़ लिया, बोला भैया 252 में किसको डिलीवर करूं? 2 फार्म तो मेरे पास है, आपको दिखा रहा हूं रवि प्रताप के नाम से। हाँ, ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। मैं रवि जी है आपकी ना? बात समझ रहा अब हूं। बताइए कि जब तक वो व्यक्ति जिनके घर हम गए वो बोले कि हम फोन करेंगे, उनका ईपिक नंबर पता करेंगे तब बता पाएंगे। अब अगर वो घर अपना कार्ड, क्योंकि वो दुबई में तो वोट डालेगा नहीं, अरुणाचल में वोट डालेगा नहीं, अपना चुनाव आयोग अपना निर्वाचन कार्ड घर छोड़ के गया है, जो कार्ड अगर सूटकेस में बंद है तो कौन ईपिक नंबर चेक करेगा? वो चेक करने तो आएगा ना अरुणाचल प्रदेश से और दुबई से। तो आपको जो ये बड़ी साधारण सी चीज थी, पिता का नाम आपने एलिमिनेट कर दिया, इससे शक जाहिर होता है कि आपकी मंशा और आपकी करनी में अंतर है। आप चाहते हैं कुछ छुपाना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं होता राजेश जी जिसमें आयु हो, जाति हो, निवास हो, या आपका बैंक का हो या पासपोर्ट हो, जिसमें पिता का नाम नहीं होता। आपने देखिए निर्वाचक का नाम दिया, ईपिक नंबर दिया, पता दिया। और दूसरी बात कि अगर कोई 2003 के बाद शादी करके महिला आई है तो वो अपने यहाँ से पता करे उसके माता पिता मर गए होंगे तो किसका ईपिक नंबर ले आएगी? अब वो उस BLO को फोन करे, बिहार में हमारे यहाँ शादियां मैक्सिमम बिहार में हुई है, उनका ईपिक नंबर पता करे पिता का और माता का। हाँ और रवि जी, वो BLO बताता ये रहे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं मायके की और ससुराल की, ये बाय एंड लार्ज बहुत सारे लोगों की है। बहुत सारी लेडीज के लिए प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है 2003 के पहले से। अब वो मायके में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके माता पिता नहीं है, जिनका घर नहीं है। उनके माता पिता, कोई सिंगल चाइल्ड होगी जिसका भाई नहीं होगा, माता पिता की मृत्यु मान लीजिए हो गई होगी या कहीं बाहर पलायन हो गए होंगे, तो अब वो ईपिक नंबर, वो बूथ नंबर भी बताए, सर्किल नंबर क्या क्या मांगा है देखिए, भाग संख्या बताए, निर्वाचन सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या बताए, क्रम संख्या बताए। तो वो BLO के ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर माउंट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि रोज करके दीजिए, वो जो बेचारा गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो भर नहीं पा रहा है, BLO उसका हेल्प कर रहा है और BLO की ट्रेनिंग नहीं दिया आपने, जो है शिक्षा मित्रों को लगा दिया, आंगनबाड़ी को लगा दिया। कितनी योग्यता होती है आंगनबाड़ी की, जरा आप बताएं, क्या ये भरने की योग्यता है आंगनबाड़ी के पास? आपने बिना ट्रेनिंग, भाई सोल्जर तब बनता है, एक सिविलियन को सोल्जर बनाने में करोड़ों खर्च होता है, तब वो सोल्जर बनता है जाकर के। देश का कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसके करने के लिए आपको न्यूनतम कम से कम ट्रेनिंग ना देनी पड़े। इवन आप एक चपरासी को भी बताते हैं कि ऐसे काम करो, और आप इसको नहीं कर रहे हैं। और पिता के नाम बड़ा सीरियस इशू है, इस पे चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा कि उसको हटाने का मकसद क्या है, इससे क्या मतलब आप गोपनीयता भंग हो जाती। जब व्यक्ति का नाम है, सब कुछ मांग रहे हैं, तो पिता का नाम क्यों छोड़ दिए? उस व्यक्ति के पास इजिली आइडेंटिफाई करने के लिए एक टूल होता, पड़ोसी भी बता देता कि फला का लड़का है, वो दे देता उसके घर। आप बताइए इन दोनों आदमी का नाम कटेगा कि नहीं कटेगा? फार्म मेरे पास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ है और अरुणाचल प्रदेश से और कुवैत से अपना देश ईपिक नंबर। तो जब इस तरह की बातें होती है तो विधाओं पे प्रश्न चिन्ह उठना लाजिमी है, और जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए। ठीक बात है। रवि जी, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। ये चूंकि हमारी नजर से भी है और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। ये बात BLO की नहीं है, ये बात आम मतदाताओं की है और आम
मतदाताओं में क्या, वो जो लड़कियां मायके से अब ससुराल चली गई हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, और एक दो लोग नहीं है, ऐसे सैकड़ों महिलाएं हैं। मैं राजवीर जी आपसे फाइनल कमेंट चाह रहा था। एसआईआर पर रवि जी ने बहुत तथ्यात्मक चीजें रखी हैं, मतलब उसके तरीके पर सवाल बहुत सारे उठाए हैं, वो शक के घेरे में है। लगता नहीं है आपको कि ठीक है पार्लियामेंट पे उन्होंने तमाम सारी चीजें कह दी कि हाँ ठीक है अब चुनाव सुधार पे बात करेंगे, मतदाता सूची के सुधार पे भी बात करेंगे, लेकिन रवि जी जैसी बातें बता रहे हैं और हमारी जानकारी में है जो व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं आम मतदाताओं को, वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? नहीं, वही तो दिक्कत सबसे बड़ी है ना कि वो सॉर्ट आउट कौन करेगा। वो सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी नहीं बल्कि दबाव है बीएलओ पर जी। और जो दबाव है, ये जो मौतें हो रही हैं या आत्महत्या हो रही है, ये वही दबाव है। ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हल नहीं है। जब हम अपने जो व्यक्तिगत जिसका जो मतदाता है, जो लड़की है, जो महिला है, वो उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रही तो बीएलओ कहां से कर लेगा? बीएलओ कहां से ले आएगा जब वो अपने घर से नहीं मांग पा रही है? तो ये और बीएलओ पे दबाव है, वो उस पर तनाव है। तो ये जो आप देख रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, वो इसी यही दबाव उसका जो मेन कारण है, जो वर्ग की समस्याएं सामने आ रही है। बीएलओ के पास है क्या? फॉर्म देने जाइए, फॉर्म लेने आइए, इसके बाद उसकी फीडिंग करनी है। फीडिंग में आपके पास कहीं नेट नहीं है, कहीं और दूसरी समस्या है। तो उसके बाद जितनी चीजें इसमें दे दी गई है बीएलओ को, और उसका कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, और काम का दबाव इतना ज्यादा है कि उसके ऊपर जो है तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो जी। और इसके बाद जब उसमें दबाव आता है तो जाहिर सी बात है, तो एसआईआर तो जैसे तैसे होगा, जैसे बिहार में हुआ है यहाँ भी हो जाएगा, यूपी भी हो जाएगा, बाकी 12 प्रदेशों में हो जाएगा। लेकिन वो कितना सही होगा, कितना फुल प्रूफ होगा, इस पर सवाल तो उठेंगे ही। ठीक बात है राजीव। रवि जी आपसे फाइनल कमेंट चाह रहे थे। बहुत मौजूद आपने समस्या को उठाया है, और मुझे लगता है हर व्यक्ति की समस्या है इसमें। आप अगर 100 महिलाओं को एनालाइज करने जाएंगे तो 20 से 25 महिलाओं की यही समस्या है कि वो मायके में थी और अब ससुराल चली गई, और अब उनका मतदाता जो मामला है सत्यापन जो हो रहा है उसमें पुरानी चीजें है ही नहीं उनके पास। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। आपको क्या लगता नहीं कि कांग्रेस को इस मामले पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए? समाजवादी पार्टी अपने लेवल पे जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन कांग्रेस को मुझे लगता है चूंकि राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठाते रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को भी इसमें अब मुखर होना चाहिए? ये फाइनल कमेंट है आपका रवि जी। एक चीज और जोड़ूंगा, हम लोग हाँ राजवीर भाई, एक चीज और जोड़ूंगा। हमारे जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी कर रही है, हर बूथ के बाहर, हर मतदान केंद्र के बाहर अपने लोगों को कैंप लगा के, और इस तरह जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और लोगों घरों पे, तुमको लगता है उस तरह का अगर पार्टियां भी करेंगे तो हो सकता है मतदाता सूची काफी कुछ शुद्ध हो जाएगी। ठीक बात रवि जी, बहुत संक्षेप में मैं चाह रहा हूँ, अब समय हमको राजेश भाई, और सबसे एक मौलिक प्रश्न ये है कि जो बीएलओ जो ऑनलाइन जब वो जा रहा है, लॉगिन कर रहा है, तो रोज अलग अलग नोटबंदी की तरीके से आ रहा है, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, ये भी बात हो रही है। और ये बिल्कुल व्यवहारिक बात बता रहा हूं। और जानते हैं आपने, हाँ, और इन मौलिक प्रश्नों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं जब एसडीएम महोदय के पास लेकर के गया तो उन्होंने कहा कि आई डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू डू एनीथिंग एल्स, दिस इज द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चुनाव आयोग। अब क्या कर सकते हैं आप? जब मैं लेके गया भैया क्यों नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, हमारा संगठन निश्चित रूप से यूपी में थोड़ा कमजोर है, तो हम सपा के साथ मिल करके, और जितनी हमारी शक्ति है पूरे सामर्थ्य के साथ हम भी जुटे हैं कि हमारे वोट न कटे। लेकिन ये बिल्कुल मुझे ये स्वीकार करने में गुरेज नहीं है कि सपा और कांग्रेस के बराबर बूथ लेवल पे हमारी संगठनात्मक शक्ति में कुछ कमी है, और हम उसी शक्ति से जुड़े जितनी हमारे पास शक्ति है। लेकिन हम विरोध भी कर रहे हैं और हम इसमें सहयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो भाजपा करेगी, आप करें या ना। रवि जी बहुत आपने कंक्रीट बातें रखी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शमशीर जी चले गए चूंकि प्रॉब्लम थी, उनका भी शुक्रिया, थैंक यू। घुसपैठियों के लिए राजनीति क्यों की जा रही है, ये किसी के भी समझ से परे है। ममता बनर्जी को घुसपैठ के नाम पर करंट लग जाता है। घुसपैठिए बाहर जाने चाहिए, क्योंकि वे
सभी हमारे भारतीय लोगों का हक मार रहे हैं। ममता पैरवी करती रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि एक दिन बंगाल में मूल बंगालियों के लिए घुसपैठिए नासूर जरूर बन जाएंगे। कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया।